हेलो, खुली बाहों और मुस्कुराते चेहरे के साथ नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कक्षा 10 के होनहार छात्र और छात्राओं, मैं प्रेम कुमार हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज से लगातार हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी विषय गणित की पुस्तिका पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके इसके सभी अध्यायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कोविड की महामारी में हमारे देश के भविष्य को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए ऑनलाइन स्टडी करना ही एकमात्र विकल्प है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि सभी का भला हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम गणित की कक्षा 10 के एक बेहतरीन टॉपिक समांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी आपको दिख भी रहा होगा, टॉपिक मेरा लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कि समांतर श्रेणी किसी संख्या में क्रमांतर लगातार वृद्धि होने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये है, उसने 100 रुपये जमा कर दिए घर में, दूसरे दिन उसने 50 रुपये और जमा कर दिए, तो ये 100 और 50 मिलकर 150 रुपये हो जाएंगे। तीसरे दिन मान लो उसने 150 रुपये और जमा कर दिए, तो ये 150 और 50 मिलकर 200 रुपये हो जाएंगे। और इस प्रकार एक श्रृंखला लगातार चलती जाएगी। इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है जिनमें क्रमांतर लगातार बढ़ती होती है, ऐसी श्रृंखलाएं क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाते हैं। और इसको शॉर्ट में एपी से व्यक्त करते हैं। और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि आपने एक सीढ़ी ले ली, जैसे मान लो ये सीढ़ी है, मान लो ये सीढ़ी 40 फीट 20 फीट की है। मान लो ये सीढ़ी 20 फीट की है और प्रत्येक यात्री के अंदर इसके अंदर मान लो 2 फीट 1 फीट कम होता जाता है। मतलब इसकी जो बीच का अंतराल है वो 1-1 फीट है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहले मान लो तो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो एक पैर नीचे लेता है, मान लो उससे 1 कम हो गया। उसके बाद वो उससे 1 पैर नीचे लाता है तो 1 कम और हो जाएगा। मान लो उससे नीचे और 1 कदम नीचे आता है तो वो 17 हो जाएगा। मान लो उससे भी और नीचे आता है तो ये 16 हो जाएगा। और ये इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है जिसका अंतर क्या है? समान है, सभी का अंतर समान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य सभी पदों में क्रमांतर निरंतर समान अंतराल में कमी या वृद्धि होती रहती है, उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए अब हम इसके आगे के ये गणित विषय की पुस्तिका की प्रश्नावली पांचवी प्रश्नावली है, जिसके अंदर हम 5.1 के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि विषय गणित की पुस्तिका के अध्याय नंबर 5 के 5.1 के प्रश्न है। पहला प्रश्न हमें पूछा गया है कि जांच करें कि दी गई घटनाएं एपी है या नहीं। एपी का मतलब यहाँ पर एपी का मतलब ये होगा कि दी गई घटनाएं समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कोई व्यक्ति टैक्सी में यात्रा करता है और पहले इसके अंदर प्रथम किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये है, और उससे आगे अगर कोई व्यक्ति सफर करता है तो उसका किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। इसके अंदर बताया गया है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये है। और इसके आगे अगर कोई हम यात्रा करेंगे तो इसका 8 रुपये किराया अतिरिक्त लगेगा। यानी 15 रुपये तो लगेंगे, इसके साथ 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे दूसरे किलोमीटर के लिए। अगर व्यक्ति तीसरा किलोमीटर यानी आगे भी यात्रा करता है तो उसको इसके साथ 15 रुपये और 8 रुपये, इसके साथ 8 रुपये और देने होंगे। यानी इतना किराया तो लगेगा ही, इसके साथ 8 रुपये और लगेंगे। इसके साथ यदि हम आगे भी यात्रा करते हैं तो इसके साथ 15 + 8 रुपये तो लगेंगे।
और इसके साथ आगे के किलोमीटर के लिए 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। अब हम इसको इन सभी को सही लिखेंगे। जैसे 15 है, 15 का 15, इनको जोड़ेंगे 15 और 8 23, और इनको जोड़ेंगे 15 8 23, 23 और 8 23 और 8 कितने हो जाएंगे 31, और 31 में 8 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 39 रुपये। ये इस प्रकार समांतर श्रेणी बनती जाएगी, यानी सभी के अंदर 8 का अंतराल है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया पद क्या है, समांतर श्रेणी है। आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पढ़ते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रश्न में पूछा गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा है और उसकी कुछ मात्रा दी गई है, जिसके अंदर वायु निकालने वाला पंप है, वो प्रत्येक बार जितनी भी हवा उस बेलन के अंदर बची हुई है उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हमें इसके अंदर बेलन की हवा की मात्रा नहीं दी गई है। तो मान लिया माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा V है। V से मतलब इसका आयतन, हवा इसके आयतन केंद्र होगी, V से मतलब वॉल्यूम, और ये आयतन हो गया, ठीक है। तो V इसकी मान ली मात्रा है। ये कहते हैं कि प्रत्येक बार पंप में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लो शुरू के अंदर इसके अंदर इतने हवा थी और दूसरी बार इसने इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तीसरी बार वो इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, यानी V 1/4 तो पड़ा ही है, इसका 1/4 और बाहर निकाल देगा। इस प्रकार ये चलता जाएगा। हम देखते हैं कि पहली बार V पड़ा है, दूसरी बार V 1/4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा V/16 हो जाएगा। यानी ये एक समांतर श्रेणी के रूप में नहीं चल रही है। नहीं चलने का कारण क्या है, ये यहाँ पर V तो समान है, 1/16 में से अगर आप 1/4 घटा देंगे तो इनका अंतराल 1/4 सेम आना चाहिए, जिसकी वो है नहीं। देख सकते हैं 1/16 है, इसमें से 1/4 घटा के देखेंगे तो लघुत्तम 16 आएगा। ये कैसे आएगा हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लघुत्तम 16 आएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो ये -3/16 आएगा, जो इसका अंतराल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया पद AP नहीं है। ठीक है, AP से मतलब क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब हम इसके तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। यानी हमें दिया गया है कि कोई कुआं खोदना है, उसमें पहले किलोमीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये आती है, और इसके बाद इसमें 50 रुपये लगातार बढ़ती होती जाती है। यानी 150 रुपये तो इसकी खुदाई की लागत है, इसके साथ 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। तीसरे किलोमीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये तो है ही, और इसके साथ ये इतना तो होगा ही, 150 + 50, और अगर इसके अंदर और खुदाई कराएंगे तो 50 रुपये और लगेंगे। इस प्रकार ये एक श्रृंखला चलती जाएगी। 150 + 50 + 50 तो लगेंगे, इसके साथ 50 रुपये और लगेंगे। इस प्रकार समांतर श्रेणी चलती जाएगी। तो ये क्या बनेगी, श्रृंखला बन जाएगी। 150 + 150, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। इस प्रकार ये एक श्रृंखला चलती जाएगी। हम देख सकते हैं कि इन सभी के अंतराल, इन सभी के बीच में 50-50 का अंतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया पद क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हम इसके अंतिम प्रश्न पर विचार करते हैं। दिया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी 10,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कोई राशि 10,000 रुपये है जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। इसको हम समांतर श्रेणी के अंदर देखते हैं कि यह है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है उसका सूत्र याद होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है बता दूं, P मूलधन होगा यहाँ पर, और ये होता है 1 + दर बटा में 100, और इसकी पावर होती है n।
सभी को ज्ञात होगा, कक्षा 8 में सभी ने पढ़ा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। इसके अंदर प्रथम वर्ष का किराया, प्रथम वर्ष का किराया लेते हैं। प्रथम वर्ष का किराया प्रथम वर्ष का किराया होगा पी मूलधन। मूलधन हमें दिया है 10,000 रुपये और 1 प्लस दर हमें दी 8% और बटा में 100। इसकी एक वर्ष के लिए तो 1 तक जाएगा इसका n वर्ष। n का मान n का मतलब होता है कि कितने वर्षों के लिए दिए गए। पहले वर्ष का किराया देखते हैं कितना निकलेगा। यहाँ पर यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। 10,000 गुणा ये जोड़ेंगे 108/100, इसकी पावर 1 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, मतलब 10 गुणा 108, ये हो जाएगा 1080। मतलब पहले साल का किराया 1080 रुपये हो गया। देखेंगे दूसरे वर्ष का किराया। दूसरे वर्ष का किराया निकालेंगे। मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस दर है 8% बटा में 100 और 2 दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा इनका 2 वर्ष के लिए, ठीक है। इसको मैं ऊपर हल करता हूँ। 10,000 ये जोड़ेंगे कितना आएगा 108 बटा में 100 की पावर 2 यानी 10,000। इसको लिख सकते हैं 108 गुणा 108 बटा में 10,000 हो जाएगा ये। इसकी स्केयर करेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं 100 गुणा 100 लिख सकते हैं। स्केयर का मतलब क्या है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो कटेगी, बचा क्या है 108 गुणा 108। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता होगा, इसको मेरे से सीख लीजिए। ये है 8 8 64 64 का 4 जो 0 8 इंटू 0 8 0 0 6 का 6 आ जाएगा 8 1 8 8 1 8 8 0 0 0 आ जाएगा 8 1 8 8 1 8 8 16 यानी ये रहेगा 16,064 16,064। अब हम देख सकते हैं कि पहले वर्ष का किराया तो पहले वर्ष का ब्याज तो 1,080 है, जबकि दूसरे वर्ष का ब्याज 16,064 है, जो कि समान नहीं है। इनका हम कह सकते हैं कि दिया गया पद क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हमें पूछा गया है कि प्रथम 4 पद लिखने हैं, हमें सारणांतर और प्रथम पद दिया हुआ है। अब इसके अंदर सारणांतर और प्रथम पद क्या होगा ये हम देखते हैं कि इसके हमने देखा कि समांतर श्रेणी, मानव समांतर श्रेणी के विभिन्न जो पद होते हैं वो A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार एक संख्या जोड़ी जाती है। ये इसके पद है, जहाँ पर A क्या होगा, A1 क्या होगा प्रथम पद, A1 को हम प्रथम पद से व्यक्त करेंगे, और A2 क्या होगा, A2 होगा द्वितीय पद, और A3 क्या होगा तृतीय पद यानी तीसरा पद, और A4 क्या होगा चौथा पद, और A5 क्या होगा पांचवा पद। इस प्रकार ये भी सारे पद यहाँ पर चलते जाएंगे, इन सभी पद है। अब क्या होगा, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम सारणांतर कहते हैं। सारणांतर इन पदों के जो बीच का अंतर है
जैसे मान लो A1 और A2 के बीच का जो अंतर होगा उसे सार अंतर कहेंगे। सभी के पदों के बीच का, जैसे A2 और A3, A4 A3, A5 A4, इन सभी के बीच के अंतर को सार अंतर कहते हैं और इसे D से व्यक्त करेंगे। जैसे मान लो A1 A2 और A1 के बीच का अंतर समान होगा, वो भी समान, और A3 और A2 के बीच का अंतर, A4 A3 के बीच का अंतर, A5 A4 के बीच का अंतर, इस प्रकार श्रृंखला चलती जाएगी। इन सभी का अंतर जब समान होगा वो सारमांतर कहलाता है, और जब ये अंतर समान होगा तभी ये एक समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अब इसके अंतर्गत हमें इसके अंदर सार में अंतर और प्रथम पद प्रश्न के अंदर दिया हुआ है और इस पर चर्चा करेंगे और आगे के 4 पद निकालते हैं। आइए निकालते हैं। इसके अंदर 1 नंबर प्रश्न हमें बताया गया है कि A का मान 10 है और B 10 है, यानी हमें पहले प्रश्न के अंदर A 10 दिया हुआ है और B भी 10 दिया हुआ है। हमें इसके आगे के प्रथम 4 पदों को लिखना है। यहाँ पर जो A दिया हुआ होता है, जो A हमें यहाँ पर दिया हुआ होता है वो हमेशा ही प्रथम पद होता है, यानी A को हम A1 लिख सकते हैं, ये प्रथम पद होगा। प्रथम पद हमेशा जो A दिया होता है वो हमेशा ही क्या होता है, प्रथम पद होता है, यानी A यहाँ पर 10 हो जाएगा। और हमें D दिया हुआ है। हमने देखा कि D कैसे निकलता है, D निकलता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, इस प्रकार श्रृंखला चलती जाती है, इससे D निकलता है। जैसे हमने इसी को उठा लिया, D पहले को उठा लिया, A2 माइनस A1 उठा लिया। हमें चाहिए, हमें A2 यानी दूसरा पद चाहिए, हमें A भी B भी दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, तो हम इस A2 को अकेला कर लेते हैं, यानी D पड़ा है और ये A1 माइनस के अंदर जाएगा तो प्लस का A1 हो जाएगा, यानी A2। अगर हमें A2 निकालना है तो पहले पद के अंदर D जोड़ना होगा, यानी अब हम A2 निकाल सकते हैं। पहला पद हमें क्या दिया हुआ है, A1 का मान हमें 10 दिया हुआ है, इसके अंदर हमें D जोड़ना है। D कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी 10 इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमें A2 तो प्राप्त हो गया, A2 कितना प्राप्त हो गया, 20। अगर अब हमें A3 चाहिए, A3 चाहिए तो हम इस संबंध को ले लेंगे, यानी ये D के बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। इसको हम लिख सकते हैं, हमें A3 चाहिए, A3 क्या होगा, A3 चाहिए, ये D तो पढ़ा ही है, अब ये A2 माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का A2 हो जाएगा, यानी हमें A2 के अंदर अगर D जोड़ देंगे तो हमें A3 प्राप्त हो जाएगा। जैसे A2 क्या है, हमारे पास 20 है, 20 के अंदर D जोड़ देंगे, D कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 इसके अंदर जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 30। A3 भी प्राप्त हो गया। अब हम A4 प्राप्त करेंगे। A4 के लिए हम इसको उठा लेते हैं, क्या है, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। हमें A4 चाहिए तो A4 को अलग कर लेंगे, D पड़ा है, D का D काट दिया, A4। अब A3 यहाँ पर माइनस क्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का A4, A3 हो जाएगा। अब देखो A3 हमारे पास पड़ा है और D हमारे पास दिया हुआ है, तो A4 निकालने में क्या हर्ज है, A3 कितना है, 30, और A4 कितना है हमारे पास, D कितना है, सॉरी D कितना है, 10, तो A4 कितना आ जाएगा, 40। अब हमें A5 हो गई है तो हम इस सूत्र को उठा लेंगे, D क्या है, A5 माइनस A4, इससे हम A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D तो पढ़ा ही है, इस D के अंदर ये A4 माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का A4। अब D के अंदर A4 जोड़ देंगे, A5, A4 कितना है, 40, और D कितना दिया है हमें, 10, ये बिल्कुल कितना आ जाएगा, 50। हमने आगे के 4 पद ज्ञात कर लिए। हम देख सकते हैं कि इसको हम एक व्यवस्थित क्रम में लिखे, यानी A1 A2 A3 A4 A5 एक इसके व्यवस्थित क्रम में लिखे। तो कैसे लिखेंगे, पहला पद 10 है, दूसरा पद कितना है, 20, तीसरा पद कितना है, 30, चौथा पद कितना आया है, 40, पांचवा पद कितना है, 50। तो हम कह सकते हैं कि इसके आगे के 4 पद पूछे गए थे, ये पहला पद तो ये आगे के 4 पद हमने निकाल कर दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है वीडियो को पॉज करके।
अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है कि a का मान -2 और साल का अंतर d 0 किया हुआ है। a का मान -2, साल का अंतर d 0 है। अब हम इसका ठीक है, हमें a दिया -2 और d दिया 0। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसके आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। ये 2 नंबर प्रश्न है, बुक के अंदर देख लीजिएगा। हमें a1 तो क्या होता है, जो दिया होता है वही a1 होता है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि a1 तो -2 ही रहेगा। अब हमें a2 चाहिए तो हम इसकी सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ये होता है a1 + d होता है। और a3 चाहिए तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, a2 + d होता है। अगर हमें a4 चाहिए तो क्या होता है, a3 + d होता है। अगर हमें a5 चाहिए तो क्या होता है, a4 + d होता है। हमें 5 प्रतिपद चाहिए तो a1 क्या है, -2 प्लस में d का मान कितना है, 0। यानी क्या होगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। अब हमें a2 मिल गया। a2 कितना है, -2 इसके अंदर d जोड़ेंगे 0, कितना आएगा, -2। अब देखते हैं हमें a3 चाहिए। a3 में a4 चाहिए तो a3 कितने हैं, -2 में d जोड़ेंगे, d का मान 0 है। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। इसके बाद a4 में d चाहिए। a4 -2 है। -2 में d जोड़ेंगे, d का मान 0 है तो कितना आएगा, -2। यानी इसके सारे पद ही -2 आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये a3 क्या होगी, समांतर श्रेणी। a3 से मतलब समांतर श्रेणी क्या होगी, -2 प्रथम पद, इसके बाद -2 ये चलती जाएगी। और इसके हमने आगे के 4 पद भी निकाल दिए। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। अब हम इसके अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगर किसी को उतारना है तो वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। नहीं अब हम इसके तीसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखते हैं। पूछा गया है कि a का मान 4 और d का मान -3 है। a 4 दिया है और d -3 दिया हुआ है। अब हम इसके, ये तो हमें पता ही है कि a1 जो दिया होता है ये वही होता है 4। और अब हमें a2 चाहिए। a2 याद करने का सूत्र है जो आप याद ही कर लीजिए, बेहतर रहेगा। a1 + d। a3 निकालना हो तो क्या होगा, a2 दूसरे पद में d जोड़ दीजिए। अगर a4 चाहिए तो तीसरे पद में d जोड़ दीजिए। अगर a5 चाहिए तो चौथे पद में d जोड़ दीजिए। हमें a2 चाहिए तो a1 पहले पद में d जोड़ना है। पहला पद a1 कितना दिया हुआ है, 4, इसके अंदर d जोड़ना है, d है -3। 4 प्लस माइनस क्या होगा, -3। 4 में से 3 दिया 1, ठीक है। अब हम a2 हमारे पास कितना है, 1, इसके अंदर d जोड़ना है, d का मान है -3। ये तो बड़ा ही रहेगा, 1 प्लस -3। 1 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा, अरे बताओ, 1 में से -3 गया तो कितना बचेगा, 1 में से -3 गया तो -2, ठीक है। अब ये हमारे पास a3 आ गया। अब हमें a4 चाहिए। a3 में d जोड़ेंगे, a3 -2 है, इसके अंदर d जोड़ना है, d का मान -3 है, ये -2 पड़ा रहेगा। ये प्लस माइनस 3 का 3, -2 और -3 को जोड़ेगा कितना आएगा, अरे बोलो, -2 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस का होगी। अब देखते हैं a5 क्या करना है, a4 में d जोड़ना है, a4 कितना है, -5 में d जोड़ना है, d है -3, -5 प्लस माइनस और किया जाएगा -3, यानी -5 और -3 को जोड़ेगा कितना आएगा, माइनस का 8। तो दोस्तों ये हमने निकाल दिए। अगले आगे के 5 पद, यानी हम इसकी अगर एक की लिखना चाहें तो क्या होगी, पहला पद है 4, दूसरा पद क्या होगा 1, तीसरा पद क्या होगा -2, चौथा पद क्या होगा -5 और पांचवा पद क्या होगा -8। और अगर आप चाहें तो इसके आगे के पदों को भी निकाल सकते हैं। अगर किसी को उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अब हम इसके अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दूसरे के प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। 4 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि a-1 d हाफ, a-1 और d का मान कितना है, हाफ मतलब 1/2, ठीक है। अब हमें इसके आगे के पद निकालने हैं। तो हमें पहला पद
आपको पता ही होगा पहला पद जो दिया होता है ए होता है वो हमेशा ही A1 होता है, यानी ये तो हमें दिया हुआ है -1। अब हमें आगे का दूसरा पद निकालना है यानी A2। A2 क्या होता है, बोलो बोलो, अभी तक बताया था। A2 क्या होता है A1 + B होता है A2। A3 क्या होता है, दूसरे पद में D जोड़ना है, यानी A2 में क्या जोड़ना है, D जोड़ना है। तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, यानी A3 में क्या जोड़ना है, D जोड़ना है, A3 + B। पांचवा पद क्या होगा, A5, इसमें क्या होगा, A4 + B, यानी चौथे पद में D जोड़ना है। तो अब हमें चाहिए दूसरा पद, दूसरे पद मतलब A1 में D जोड़ना है। A1 हमारे पास -1 है, -1 इसके अंदर D जोड़ना है, D का मतलब D है 1/2। अब ये कैसे होगा, ये हमें आपसे थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि अगर हमें इस फॉर्म में कोई भी रकम जोड़नी पूछे तो हमें क्या करना होगा। कुछ नहीं करना, बस ये पड़ा है, इसको एक बार प्लस में लेता हूँ, यानी ये 1 + 1/2 करना है आपको। मान लीजिए ये आपको जोड़ना है, अगर किसी को नहीं आता तो गौर से देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। करना क्या है, ये एक है, इसके बटन 1 लगाए, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, +1/2। अब करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम है। ये रकम पड़ी है यहाँ पर, ये रकम यहाँ पर पड़ी है, ये रकम यहाँ पर, ये रकम यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ऐसे लिखिए, यानी इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे, 2 × 2, यानी 2 गुना करेंगे। बीच में निशान हो वो लगा दीजिए। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, और इन दोनों जो अलग अलग है इसको पूरी लंबी बना देंगे, लंबी लाइन बना देंगे, यानी ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये तो क्या है, ये दोनों, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्या होगा, 2 × 1। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो 2, प्लस इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1, और ये 2, यानी ये जुड़ कर आएगा 3/2। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, यानी ये दिया इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 × 1 हो जाएगा, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच में प्लस है तो प्लस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2। अब ये क्या होगा, -2 + 1/2, यानी -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, -1/2, यानी दूसरा पद क्या है, -1/2 है। अब हम इसका तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या है, दूसरे पद में D जोड़ना है, यानी -1/2 के अंदर 1/2 जोड़ना है, 1/2 जोड़ना है। इसका भी ऐसे करेंगे, -1 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 × 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, 2 × 2, यानी ये 2 का गुणा 2 से 4, -2 से +2 जोड़ेंगे कितना है, 0। 0/4 क्या होता है, 0। 0/4 क्या होता है, 0। 0/4 क्या होता है, 0। अब इसका तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 0। चौथा पद निकालेंगे, इसमें तीसरा पद 0 है, तो 0 के अंदर अगर हम 1/2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, इसके अंदर तो कोई संचय नहीं होगा। अब हम इसके आगे के पद पर देखते हैं। A5 निकालना है, A4 चौथे पद में D जोड़ना है, यानी चौथा पद हमारे पास 1/2 है, और हमारे पास B कितना है, 1/2 है। अगर हम 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये तो आप बता ही सकते हो। आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। चलिए निकाल लेते हैं। वैसे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 2, बीच में प्लस है तो प्लस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 2, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, 2 और 2 फिर कितना हो जाएंगे, 4। पता नहीं कितना है, 4 से 4 करेंगे कितना आएगा, 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे की सारी पदों को लिख लेते हैं। ये जो क्या है ये वो लिख सकते हैं। प्रथम पद हमारे पास -1 है, दूसरा पद हमने निकाला दूसरा पद हमने निकाला -1/2, तीसरा पद हमने निकाला 0, चौथा पद हमने निकाला 1/2, पांचवा पद हमने निकाला 1। ये इसकी समाप्ति करी है हमने। इसके आगे के 1, 2, 3, 4 पदों की भी गणना कर दी है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि A का मान -1.25 और D दिया -0.25। A दिया -1.25 और D दिया है -0.25। A दिया -1.25, D दिया -0.25। हमें पता है कि A1 होता है वो तो हमेशा यही होता है, जो दिया हुआ है ये है -1.25।
अब हमें आगे की पद चाहिए, तो आपको पता होगा A2 कितना है, A1 में D जोड़ दीजिए। और अगर हमें A3 चाहिए तो A2 में D जोड़ दीजिए। अगर हमें A4 चाहिए तो क्या करना होगा, A3 में D जोड़ दीजिए। अगर हमें A5 चाहिए तो A4 में D जोड़ दीजिए। पहला पद, दूसरा पद निकालते हैं। A1 में D जोड़ना है, A1 है -1.25, इसके अंदर D जोड़ना है, प्लस में -0.25 को जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं, -1.25, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, -0.25। दोनों जुड़ेंगे, दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों माइनस की रकम है, इनको जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका देखो, ये पॉइंट के बाद में 2 रकम है, पॉइंट के बाद में 2 रकम है, तो दोनों को जोड़िए। 5 को 5 से जोड़ा तो 10, 10 का 0 अंशित 1, 2 को 2 से जोड़ा तो 4, 4 और 1 अंशित 5। आगे क्या है, पॉइंट। 1 को 0 से जोड़ा तो 1, माइनस, दोनों के माइनस है तो माइनस में जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आएगी। फिर से बता देता हूँ, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 का 0 अंशित 1, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, पॉइंट है, पॉइंट। 1 में 0 जोड़ा तो 1, माइनस है, दोनों आगे दोनों जाएंगे तो माइनस। अब हम इसका आगे का पद निकालते हैं। A2 में D जोड़ना है। A2 हमारे पास -1.50, -1.50 प्लस में D जोड़ना है। D का मान कितना है, -0.25। अब देखो, ये एक -1.50 पड़ा है, ये प्लस माइनस कितना होगा, -0.25। इसको जोड़ेंगे, वही करना, पॉइंट के आगे 2 रकम है, पॉइंट के आगे 2 रकम है। 0 में 5 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7, पॉइंट का पॉइंट। 1 में 0 ऐड किया तो 1, माइनस माइनस माइनस। आगे वाला देखिए, एक और चाहिए। A3 में D जोड़ना है, A3 में D जोड़ना है। A3 कितना है, -1.75, इसके अंदर D जोड़ना है, यानी -0.25। अब देखो, -1.75 पड़ा है, ये प्लस माइनस -0.25, पॉइंट के आगे 2 रकम है, पॉइंट के आगे 2 रकम है, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों माइनस किए इसलिए जोड़ेंगे। 5 और 5 10, 10 का 0 अंशित 1, 7 और 2 9, 2 और 1 10, 10 का 0 अंशित 1, 1 और 0 1 और अंशित 2, यानी ये आ जाएगा 2, 2 को छोटे पॉइंट लग जाएगा। अब हमें लास्ट पद 5वां पद चाहिए, इसके अंदर क्या करना होगा, चौथे पद में D जोड़ना है। चौथा पद हमारे पास आया है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2, प्लस में D कितना है, -0.25, ये -2 पड़ा है, प्लस माइनस क्या होगा, -0.25। इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो अलग से बता देता हूँ। 2 है, इस 2 में से इस 2 में 0.25 जोड़ना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि दोनों रकम माइनस की है। 0 में 5 जोड़ा 5, 0 में 2 जोड़ा 2, पॉइंट है, पॉइंट। 2 में 0 जोड़ा 2, यानी 2.25 होगी माइनस का। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप सभी को समझ आई होगी। तो हम इसकी AP यानी समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। क्या आई है, पहला पद हमें दिया है -1.25, दूसरा पद क्या है, -1.50, तीसरा पद क्या दिया है, -1.75, चौथा पद हमने क्या निकाला है, -2, पांचवा पद क्या निकाला है, -2.25। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सारी समझ आई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई बातें आप सभी को समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है और मैं आपकी सेवा के लिए हर पल 24 घंटे, मैं और मेरी टीम हमेशा आप सभी के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।